सोचिए, अगस्त 1947 दिल्ली में एक बंद कमरा है और उसमें एक आदमी बैठा है। उसके सामने एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जिससे उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, और वो उस पर लकीरें खींच रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी खींची हुई ये एक लकीर, बस एक लकीर, इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। जानते हैं ये आदमी कौन था? सर सिरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जिसे इस काम के लिए सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि वो न्यूट्रल था, और उसकी न्यूट्रलिटी का कारण भारत के बारे में उसकी पूरी की पूरी अज्ञानता। उसे तो ये तक नहीं पता था कि पंजाब और बंगाल है कहाँ। और उस एक फैसले का नतीजा, इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। लगभग 2 करोड़ लोग अपनी ही जमीन से, अपनी जड़ों से उखड़ गए। इसका मानवीय पैमाना सच में चौंकाने वाला था। तो ये सब शुरू हुआ वाइसरॉय माउंटबैटन के एक घोषणा से। 3 जून 1947 को उन्होंने विभाजन का ऐलान कर दिया, और ब्रिटेन के यहाँ से जाने की जो डेडलाइन दी वो इतनी छोटी थी कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। अब जरा सोचकर देखिए, एक पूरे उपमहाद्वीप को बांटने के लिए रेडक्लिफ को कितना कम वक्त मिला था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि देश आज़ाद हो गया, 15 अगस्त आ गया, लेकिन उसके 2 दिन बाद तक किसी को पता ही नहीं था कि उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में। बॉर्डर कहाँ है, ये बात पूरी तरह से एक राज रखी गई थी। रेडक्लिफ के सामने एक और नामुमकिन सा काम था। कलकत्ता और लाहौर जैसे बड़े शहरों का क्या किया जाए? कलकत्ता में हिंदू आबादी ज्यादा थी तो वो भारत को मिल गया, लेकिन लाहौर, वहां की कहानी थोड़ी अलग थी। जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के बीच सीधा टकराव था। तो आखिरकार ये सोचकर कि नए देश पाकिस्तान को भी एक बड़ा शहर चाहिए, लाहौर उन्हें दे दिया गया। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये किस बेतुके लेवल तक गया था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बंगाल सरकार की 60 बत्तखों पर भी सवाल खड़ा हो गया कि ये वेस्ट बंगाल की हैं या ईस्ट बंगाल की, या फिर 30-30 बांट ली जाए। हर एक चीज का बंटवारा हो रहा था, लाइब्रेरी की किताबों से लेकर ऑफिस के फर्नीचर तक। चलिए अब बात करते हैं उस विनाशकारी मानवीय असर की जो तब हुआ जब आखिरकार उस खुफिया बॉर्डर का खुलासा हुआ। इसी के साथ शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। सिर्फ पंजाब की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा सिख और हिंदू पाकिस्तान वाले हिस्से में रह गए, और 50 लाख से ज्यादा मुसलमान भारत में। इन सभी लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर एक ऐसे देश की तरफ निकलना पड़ा जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। उस समय की जो सबसे डरावनी तस्वीर थी वो थी घोस्ट ट्रेन्स। ये ट्रेनें शरणार्थियों से खचाखच भरी होती थीं, लेकिन जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचती तो उनमें एक अजीब सी खामोशी होती थी, क्योंकि उनमें सिर्फ लाशें होती थीं। ये सांप्रदायिक हिंसा का एक चलता फिरता नर्क बन गई थी। एक ऐसी ही ट्रेन जब अमृतसर पहुंची तो उसके डिब्बे पर ये लिखा था। सोचिए, इस एक लाइन में उस समय की कितनी कड़वाहट और कितनी क्रूरता भरी हुई है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये उस दौर के दर्द और नफरत का एक तरह से घोषणा पत्र था। अब देखिए, जहां एक तरफ पंजाब में हाहाकार मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता में कहानी थोड़ी अलग थी। वहां इस खून खराबे को रोकने के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरीका अपनाया जा रहा था। पंजाब में जहां 55,000 सैनिकों की फौज भी हिंसा को काबू नहीं कर पाई, वहीं कलकत्ता में माउंटबैटन ने एक अलग ही दांव खेला। उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि वो 1 मैन बाउंड्री फोर्स बने और एक चमत्कार कर दिखाएं। और गांधी के नैतिक अधिकार ने वो कर दिखाया जो सेना नहीं कर सकी। जब कलकत्ता में फिर से हिंसा भड़की तो 78 साल के गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए, और 73 घंटों के अंदर शहर का माहौल ही बदल गया। नतीजा, हथियारबंद गिरोहों के सरदार खुद आकर उनके पैरों में अपने हथियार डाल गए। तो एक तरफ गांधी अपनी इच्छा शक्ति से एक शहर को जोड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर देश बनाने का एक और बहुत बड़ा काम चल रहा था। वो था भारत की रियासतों को एक करना। ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 565 आज़ाद रियासतें थीं, और सबके राजा अपने अपने आज़ाद देश का सपना देख रहे थे। और अगर इन रियासतों को एक नहीं किया जाता तो भारत का नक्शा एक स्विस चीज जैसा होता, मतलब जगह जगह छेद। एक ऐसा देश जिसे चलाना नामुमकिन होता। एक मजबूत देश का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। तो इस बड़ी समस्या का समाधान निकाला गया एप्पल्स इन अ बास्केट डील के रूप में। ये सरदार पटेल और वीपी मेनन की रणनीति थी। उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रस्ताव रखा
और राजाओं को मनाने का काम दिया गया माउंटबैटन को। क्यों? क्योंकि राजा लोग ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि की बात ज्यादा सुनते, उनके साथ एक पुराना रिश्ता जो था। लेकिन ये बातचीत हमेशा सीधी साधी नहीं होती थी। ये बहुत तनावपूर्ण और कभी-कभी तो बड़ी अजीब भी हो जाती थी। जैसे जोधपुर में महाराजा ने वीपी मेनन पर पिस्तौल तान दी थी। वहीं जूनागढ़ का नवाब, जिसकी 82% आबादी हिंदू थी, वो अपनी प्रजा को छोड़कर अपने प्यारे कुत्तों को लेकर पाकिस्तान भाग गया। अब आते हैं इस पूरे पहेली के आखिरी और सबसे पेचीदा हिस्से पर, कश्मीर। एक ऐसी रियासत जिसकी विरासत आज भी इस पूरे क्षेत्र को परिभाषित करती है। कश्मीर की स्थिति बहुत ही अनोखी थी। यहाँ के शासक हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह, लेकिन ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। और महाराजा का सपना था एक आज़ाद कश्मीर का। वो न भारत के साथ जाना चाहते थे, न पाकिस्तान के। फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हार का सामना करते देख महाराजा ने फौरन भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। भारतीय सेना बिल्कुल सही समय पर श्रीनगर पहुंची, क्योंकि हमलावर लूटपाट करने में लगे हुए थे। आखिरकार युद्ध एक युद्ध विराम पर रुका और उसी से बनी लाइन ऑफ कंट्रोल। और इस तरह 1947 में जल्दबाजी में खींची गई वो एक रेखा आज भी दक्षिण एशिया में एक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष का कारण बनी हुई है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी सीमा की, किसी बॉर्डर की असली कीमत क्या होती है।